मंजरी जी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थीं और फिर निराश होकर अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं, जिसे सिद्धार्थ काफ़ी देर से नोटिस कर रहे थे। और आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया कि माँ, आप क्या किसी का इंतज़ार कर रही हैं? कौन आने वाला है जिसके लिए आप बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हैं? मंजरी जी नाश्ता करते हुए सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए कहती हैं कि यहाँ है कोई स्पेशल मेहमान जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। हर बात तुम्हें बताना ज़रूरी है। जब आ जाएगा तो तुम भी देख लेना। आज फलक के कॉलेज में छुट्टी थी, इसलिए फलक भी सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी और माँ बेटे की बातों को चुपचाप सुन रही थी। सिद्धार्थ नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। फलक का कॉलेज बंद होने के कारण सिद्धार्थ को भी बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। फलक नाश्ता करने के बाद मंजरी जी की मदद करने के लिए उनके साथ किचन में चली जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और मंजरी जी मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ जाती हैं। दरवाज़ा खोलने पर एक खूबसूरत नौजवान मंजरी जी के गले लगते हुए उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि वाह बड़ी माँ, आप तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हैं। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरे लिए तो कोई अपनी जैसी ढूंढ दीजिए ना। मंजरी जी उस लड़के के गाल पर चपत लगाते हुए कहती हैं कि चल दूर हट बदमाश। आते ही शुरू हो गया। तेरी इन्हीं हरकतों को सिद्धार्थ पसंद नहीं करता है। और अभी इतनी जल्दी क्या है? पहले बड़े भाई सिद्धार्थ की शहनाई बजने दे, उसके बाद तेरी बारी आएगी, तब सोचेंगे तेरे बारे में। वो क्या है ना कि बड़ी माँ, भाई तो शहनाई बजवाने से रहे, क्योंकि जब तक दोनों बाप बेटे में आपसी रंजिश ख़त्म नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि भाई शादी के लिए किसी भी कीमत पर तैयार होंगे। फिर मैं क्यों इन दोनों बाप बेटों के बीच फंसकर बलि का बकरा बनूं? मुझे तो अपनी शादी की बड़ी जल्दी है। सिद्धार्थ नीचे आते हुए कहते हैं कि आपका स्पेशल मेहमान यही है। माँ, आपको इस नमूने का इंतज़ार था। इस नमूने को आप ही झेल सकती हैं। मुझसे तो इसे दूर ही रखना, क्योंकि इसकी ओछी हरकतें और यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिद्धार्थ को देखकर साहिल मंजरी जी को छोड़कर उसके कदमों में गिरते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए कहता है कि पाए लागूं बड़े भैया। अचानक से उसकी ऐसी हरकत देखकर मंजरी जी को हंसी आ जाती है और सिद्धार्थ चिढ़ते हुए पीछे हट जाता है। लेकिन इसके आगे साहिल और कोई बेवकूफ़ी ना करे, इसलिए मंजरी जी बात बदलते हुए फलक को आवाज़ देकर बाहर बुलाती हैं और साहिल से उसका परिचय करवाते हुए कहती हैं कि बताओ, तुम्हें फलक कैसी लगी? साहिल फलक को एकटक देखते हुए कहते हैं कि बड़ी माँ, यह तो साक्षात अप्सरा है, जो स्वर्गलोक से सीधे उतरकर ज़मीन पर आई है। अचानक से साहिल का इस तरह से फलक की तारीफ करना सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लगता है और फलक भी अनजान इंसान से अपने बारे में इस तरह की बातों को सुनकर घबरा जाती है और मंजरी जी से पूछकर अपने कमरे में चली जाती है। सिद्धार्थ भी साहिल और उसकी बातों को झेलना नहीं चाहता था, इसलिए वह भी मंजरी जी से बाय बोलते हुए बाहर निकल जाता है। सिद्धार्थ और फलक के चले जाने पर मंजरी जी साहिल के पास आकर पूछती हैं कि अब अपनी नौटंकी बंद करो और सच सच बताओ कि फलक तुम्हें कैसी लगी। साहिल मंजरी जी से कहते हैं कि बड़ी माँ, आपने सिद्धार्थ भाई के लिए फलक जी को चुनकर बहुत ही अच्छा किया है। दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर है। दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। भले ही भाई शादी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा नहीं, जब मैंने फलक भाभी की तारीफ़ की तो उनकी आंखों में मेरे लिए कुछ पल के लिए गुस्सा उभर आया था। मंजरी जी साहिल से कहती हैं, फिर ठीक है। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम वह काम मन लगाकर करो, तो तुम्हारी भी शहनाई बजवाने की तैयारी मैं जल्द ही करवा दूंगी। साहिल मंजी जी के पैरों में गिरते हुए कहते हैं कि बड़ी माँ, अपनी शहनाई बजवाने के लिए तो मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ और यह काम तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे बड़े भाई को परेशान करने में मज़ा आता है। और अब आप देखिएगा कि मैं किस तरह से बड़े भैया और भाभी को एक दूसरे के करीब लाने की जुगत लगाता हूँ। बस आप चुपचाप दर्शक दीर्घा में बैठकर मेरे लिखे नाटक का लुत्फ़ उठाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से साहिल की एंट्री क्यों हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि मंजी जी ने फ़ोन करके साहिल को ही बुलाया था। साहिल सिद्धार्थ के चाचा का लड़का है, जो दिल का बुरा नहीं है, बस मस्त मौला टाइप का इंसान है, जो हमेशा लोगों को हंसाता है, लेकिन सिद्धार्थ से उसकी पटती नहीं है। मंजरी जी ने फलक और सिद्धार्थ के रिश्ते को पटरी पर लाने के लिए साहिल की मदद ली है। साहिल अपने काम पर लग चुके थे। उन्हें जब भी मौका मिलता और सिद्धार्थ उनके सामने होते,
तो साहिल अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे, जिसे देखकर सिद्धार्थ उन पर और अधिक चिढ़ जा रहे थे और यह देखकर साहिल को मज़ा आता था। एक दिन साहिल और सिद्धार्थ मंजी जी के साथ टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मौके का फ़ायदा उठाते हुए साहिल मंजी जी से कहते हैं कि बड़ी माँ, मैं सोच रहा हूँ कि फलक जी को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाऊँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। मंजरी जी कुछ कहती हैं, उससे पहले ही सिद्धार्थ बोल पड़ते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, फलक कहीं बाहर घूमने नहीं जाएगी। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर साहिल उन्हें और चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि क्यों भाई, आपको इसमें क्या परेशानी है? फलक जी के फैसले आप कब से लेने लगे? फलक जी और मैं अकेले टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो हमें एक दूसरे के बारे में जानने का मौका कैसे मिलेगा? और वैसे भी मैं इसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। साहिल की बातों को सुनकर सिद्धार्थ मंजी जी से कहते हैं कि माँ, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि फलक जैसी लड़की के लिए इस जैसे नहायत ही बदतमीज़ लड़के का चुनाव सही है? आप क्यों उस मासूम का जीवन बर्बाद करना चाहती हैं? मंजरी जी, जो काफ़ी देर से दोनों की बातचीत शांत होकर सुन रही थी, अचानक से सिद्धार्थ से बोल पड़ती हैं कि तुम खुद तो उसे अपनाना नहीं चाहते हो और जब दूसरा कोई हाथ आगे बढ़ा रहा है, इसमें भी तुम्हें परेशानी हो रही है। आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? अगर तुम फलक से शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी न किसी से तो फलक की शादी करवानी ही पड़ेगी। आखिर कब तक हम उसे यूं घर में बिठाकर रखेंगे? तुमने तो शादी के लिए ना कर दी। वैसे भी फलक के पिता की यही इच्छा थी कि उनकी बेटी का ब्याह हमारे घर में हो। अब अगर तुम उसके साथ शादी नहीं करना चाहते हो तो फिर हमें इसके लिए साहिल ही नज़र में आता है, क्योंकि साहिल से शादी के बाद भी फलक हमारे घर में ही रहेगी, हमारी नज़रों के सामने। इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं? सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी माँ से बिना बहस किए बाहर चले जाते हैं। बाहर हो रही बातें फलक के कानों में भी जाती हैं। वह दुखी होकर अपने कमरे में मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? पिताजी ने जिसे मेरा जीवन साथी चुना और मैंने भी उस रिश्ते को दिल से अपना मान लिया था, लेकिन उन्होंने स्वयं मुझे ठुकरा दिया और अब जिसके लिए मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं है, आंटी जी उससे मेरा विवाह करने की सोच रही हैं। हे भगवान, मेरी किस्मत में आपने क्या लिखा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ किसी भी तरह की बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए बाहर चले आए थे, लेकिन उनका दिमाग अभी भी झल्लाया हुआ था। उनकी आंखों के सामने बार बार फलक का मासूम चेहरा और साहिल की कुटिल मुस्कान घूम रही थी। अंत में वह अपने दिल और दिमाग की जंग में दिमाग का फैसला मानते हुए एक बार फलक से बात करने की सोचते हैं। गाड़ी को घर की ओर घुमाते हुए मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे इस बारे में एक बार फलक से बात करनी चाहिए। आखिर ये उसका खुद का फैसला होना चाहिए कि उसे किस तरह के लड़के से विवाह करना चाहिए, न कि हम सब उसके ऊपर अपना ज़बरदस्ती का फैसला थोपें। सिद्धार्थ घर पहुंचकर फलक को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। फलक भी चुपचाप सिद्धार्थ के पीछे पीछे उनकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और दोनों बाहर के लिए निकल जाते हैं। मंजरी जी और साहिल अपने कमरे से इस घटनाक्रम को लगातार देख रहे थे और दोनों एक दूसरे से हाई फाई करते हुए सिद्धार्थ के मज़े ले रहे थे, क्योंकि वह दोनों जो चाहते थे वह हो रहा था। सिद्धार्थ पहले फलक के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, अब वह फलक के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, जिसे देखकर मंजरी जी को अपना सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा था और उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि जल्दी सिद्धार्थ को अपने दिल की आवाज़ समझ में आ जाएगी और वह फलक को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। सिद्धार्थ फलक को बाहर तो ले आए थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस तरह की बात फलक से कैसे करेंगे, क्योंकि घर में जो भी हो रहा है, भले ही पूरी तरह से फलक को ना पता हो, लेकिन फलक इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी और कहीं ना कहीं सबके साथ वह भी फलक के गुनहगार थे। दोनों अपनी सोच में गुम थे, इसलिए पूरे रास्ते दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की। सिद्धार्थ एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं और फलक को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ कदम मिलाते हुए एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं। वह जगह देखने में बहुत ही खूबसूरत और रमणीक थी। पहाड़ों के बीच मधमस्त झरने बह रहे थे। चारों तरफ जंगली पेड़ पौधों और फूलों की हरियाली छाई हुई थी। फलक तो वहां पहुंचकर मंत्रमुग्ध सी उस स्थान को अपलक निहारे जा रही थी। झरने की गहराई देखने के लिए फलक ने नीचे की तरफ देखना चाहा तो अचानक से उसका पैर फिसल गया। वह सीधे जाकर खाई में गिरती,
लेकिन ऐन वक्त पर सिद्धार्थ ने उसकी बाह को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। फलक झटके से सिद्धार्थ की बाहों में सिमट चुकी थी। अभी अभी उसने जो मौत का मंजर देखा था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह बच गई है। काफ़ी देर तक दहशत के कारण कांपते हुए वह सिद्धार्थ की बाहों में सिमटी हुई थी। सिद्धार्थ को भी एक पल में ऐसा लगा कि शायद उन्होंने फलक को हमेशा के लिए खो दिया। सिद्धार्थ को जब लगा कि फलक अब सामान्य हो चुकी है, तो फलक के कंधों को पकड़कर अपने से अलग करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? फलक, जो अब तक अपने आप को धीरे धीरे सामान्य कर चुकी थी, हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपनी सहमति देती है। सिद्धार्थ फलक पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम सचमुच पागल हो या जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हो? ऐसे कोई इतनी ऊंचाई से गहराई देखने की कोशिश करता है जैसा तुम कुछ देर पहले कर रही थी? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। वैसे भी मैं डैड की नज़रों में नाकारा हूँ, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो डैड मुझे कभी माफ़ नहीं करते। एक साथ इतनी गलतियाँ तुम कैसे कर लेती हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक के अंदर भरा हुआ गुस्सा बाहर निकल आता है और वह कहती है कि जब सुनाना ही था तो बचाया क्यों? गिर जाने दिए होते। कम से कम बार बार आपको मेरी जैसी पागल लड़की की बेवकूफ़ी भरी हरकतों को झेलना तो नहीं पड़ता। अचानक से फलक के मुंह से इतनी बातें सुनकर सिद्धार्थ फलक का चेहरा देखते हुए कहते हैं कि वाह, क्या बात है! आज पता चला कि मैडम के मुंह में एक जबान भी है जो खूब चलती है। सिद्धार्थ के तंज को समझकर फलक एकदम से चुप हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सचमुच आज उसकी गलती की वजह से कुछ भी हो सकता था। अगर सिद्धार्थ जी नहीं होते तो शायद आज वह इस दुनिया में नहीं होती। सिद्धार्थ गंभीर होते हुए फलक से कहते हैं कि फलक, मैं तुम्हें यहाँ कुछ बात करने के लिए लाया हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें समझा पाऊँगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुमसे इस बारे में एक बार बात करनी चाहिए। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक सवाल भरी नज़रों से सिद्धार्थ की तरफ देखती है। देखो फलक, तुम आज की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, अपना अच्छा बुरा खुद ब खुद समझ सकती हो। मुझे नहीं लगता कि शादी जैसे बड़े फैसले में जीवन साथी का चुनाव तुम बिना सोचे समझे करो, और हम में से किसी का ये हक भी तो नहीं है कि बिना तुम्हारी इच्छा जाने किसी के भी साथ गाय की तरह बिना सोचे समझे किसी भी खूंटे में बांध दें। आखिर जीवन तुम्हारा है तो जीवन साथी भी तुम्हारी पसंद का होना चाहिए। फलक सिद्धार्थ की बातों को काफ़ी देर से सुन रही थी, लेकिन जब सिद्धार्थ शांत हो गए और फलक से उसकी इच्छा के बारे में पूछने लगे, तो फलक ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे अपने बड़ों पर पूरा भरोसा है। अब आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, हो सकता है मैं आपके योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने बड़ों को इतना अधिकार दिया है कि वह जो भी फैसला मेरे लिए करेंगे वह मुझे स्वीकार्य होगा। फलक की बातों को सुनकर सिद्धार्थ को अफसोस होता है कि आज उसकी वजह से एक मासूम लड़की का मन दुखी हो गया। सिद्धार्थ फलक की आंखों में आई नमी को देखकर कहते हैं कि फलक, मुझे गलत मत समझो। मैंने इस रिश्ते के लिए ना तुम्हारी योग्यता को देखकर नहीं की थी, बल्कि मैं खुद तुम्हारे योग्य बनना चाहता था। अब तक मैं एक बेरोजगार नवयुवक हूँ जो पिता के पैसों पर पल रहा है। फिर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता था? उस समय हॉस्पिटल में भी अचानक से यह जिम्मेदारी मेरे हाथों में दे दी गई थी, जिसे देखकर मैं पूरी तरह से घबरा गया था। जब तक मैं खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक मैं अपनी पत्नी की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता हूँ? और मैं नहीं चाहता कि मेरी नाकामयाब लोगों की वजह से मेरी पत्नी को भी भविष्य में परेशानियाँ उठानी पड़ें। इसीलिए मैंने माँ से कुछ समय मांगा था। मैं चाहता था कि हम दोनों अपने आने वाले रिश्ते के लिए पूरी तरह से योग्य हो जाएं, तभी हम इस रिश्ते में बन सकते हैं। तुम्हारी भी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। मैं नहीं चाहता कि शादी के कारण तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह जाए। आखिर तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, तुमने भी अपने करियर के बारे में कुछ सोचा होगा। मैंने जब इस रिश्ते के लिए ना कहा था तो तुम्हारी योग्यता को देखकर नहीं, बल्कि अपनी अयोग्यता को देखते हुए कहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस समय मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो घर चलकर साहिल के रिश्ते के लिए ना बोल दो, नहीं तो हो सकता है कि आगे तुम्हें पछताना पड़े, और मुझे भी इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरी वजह से तुम्हें ऐसे लड़के के साथ बांध दिया गया है जो किसी भी लड़की के लिए सीरियस नहीं होता है, जिसने अपने जीवन को मजाक बना रखा है। इस समय माँ की आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी हुई है
कि वह मेरी बातों को समझने की बजाय साहिल को सही ठहरा रही हैं। हो सकता है तुम्हारे समझाने से माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाए। बस यही बात बताने के लिए मैं तुम्हें बाहर लेकर आया था। चलो अब भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं, फिर घर चलते हैं। घर पर माँ हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। सिद्धार्थ की समझदारी वाली बातें सुनकर फलक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मन ही मन सोचती है कि आप चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन आपके सिवा मेरा जीवन साथी बनने योग्य कोई नहीं हो सकता। जो इंसान शादी से पहले ही अपनी पत्नी के बारे में इतना कुछ सोचता है, वह शादी के बाद अपनी पत्नी को कितना प्यार देगा, ये मैं भली भांति समझ सकती हूँ। आपका इंतज़ार करने के लिए मुझे अगर जीवन भर कहा जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अब मुझे अपने पिता की दूरदर्शिता और फैसले पर पूरा भरोसा हो गया है। ज़रूर उन्होंने बहुत सोच समझकर मेरे लिए आप जैसे जीवन साथी का चुनाव किया। मैं हर कदम पर आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। फलक को ऐसे सोच में गुम देखकर सिद्धार्थ फलक के सामने चुटकी बजाते हुए कहते हैं कि अब तुम किस सोच में गुम हो गई। चलो फटाफट खाना खा लेते हैं। फलक चुपचाप सिद्धार्थ के पीछे पीछे रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। जब सिद्धार्थ और फलक घर लौटते हैं तो मंजरी जी और साहिल अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि रात के इस वक्त वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। फलक अपने कमरे में चली जाती है और सिद्धार्थ भी अपने रूम में आकर आज अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि जब से साहिल से फलक के रिश्ते की बात चल रही थी, सिद्धार्थ के मन पर एक बोझ बना हुआ था। वह सोच रहे थे कि उन्हीं के कारण ऐसा फैसला लेने के लिए माँ मजबूर हुई थी, लेकिन अब फलक को सारी बातें क्लियर करने के बाद सिद्धार्थ के मन पर कोई बोझ नहीं रह गया था। अब उन्हें इंतज़ार था कल सुबह का, जब फलक अपना फैसला मंजी जी के सामने रखेगी। सिद्धार्थ अपने मन की बातों को फलक के सामने क्लियर करके खुद तो चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फलक के मन में सिद्धार्थ की बातों को सुनकर अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। वह बार बार सोने की कोशिश करती, लेकिन नींद उससे दूर भाग रही थी। अंत में थक हार कर वह चेयर पर बैठते हुए मन ही मन कहती है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्यों आप बार बार मेरी परीक्षा लेते हो? सिद्धार्थ जी अपने मन की बात कहकर खुद तो चैन की नींद ले रहे हैं और यहाँ मैं परेशान हुई जा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सुबह आंटी जी से क्या कहूँगी। ये मेरे संस्कार के खिलाफ है। मैं अपनी शादी की बात आंटी जी से कैसे कर सकती हूँ? आप तो बच निकले, लेकिन मुझे फिर से फंसा दिया। अब मैं कैसे इस उलझन से निकलूँ? आप ही कोई रास्ता बताओ महादेव जी। अगले दिन नाश्ता की टेबल पर सिद्धार्थ बड़ी बेचैनी के साथ फलक का इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी तरफ फलक आज भी अपनी उलझनों में पूरी तरह उलझी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आंटी जी के सामने अपनी शादी के बारे में ना कैसे कर सकती है। यह उसके संस्कारों के खिलाफ है। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने अविनाश जी और मंजरी जी को ही अपने माता पिता के रूप में देखा है। मंजरी जी नाश्ता निकालने लगती हैं तो सिद्धार्थ कहते हैं कि माँ, फलक को भी बुला लीजिए, उसे भी कॉलेज जाना है, देर हो जाएगी। सिद्धार्थ को और परेशान करने के लिए मंजरी जी साहिल की तरफ मुड़कर कहती हैं कि साहिल बेटा जाओ, फलक को नाश्ता करने के लिए बुला लाओ, जिसे सुनकर सिद्धार्थ जलपुन जाते हैं। सिद्धार्थ को चिढ़ते हुए देखकर साहिल फलक को बुलाने के लिए चले जाते हैं। फलक जो चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह नाश्ते की टेबल पर जाकर मंजरी जी से क्या कहेगी, और अगर वह कुछ कह नहीं पाई तो फिर वह सिद्धार्थ जी को कैसे फेस करेगी, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में उसे ही फंसना था। शायद इसलिए वह नाश्ते की टेबल पर जाने से बच रही थी। उसने सोचा था कि जब सिद्धार्थ जी नाश्ता करने के बाद आवाज़ देंगे तो वह चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाएगी। फिर आज का दिन किसी तरह निकल जाएगा। कल की कल देखेंगे कि कल क्या करना है। लेकिन साहिल के आने के बाद फलक के सभी मंसूबों पर पानी फिर गया। वह चुपचाप साहिल के बुलाने पर नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई थी। फलक के आ जाने पर सिद्धार्थ आंखों के इशारे से फलक को अपनी बात कहने के लिए कहते हैं, लेकिन फलक सिद्धार्थ की बातों को अनसुना करते हुए नज़रें नीचे किए चुपचाप नाश्ता करने लगती है। साहिल का लगातार फलक को घूरते हुए देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। वह बार बार फलक को बात करने के लिए इशारा कर रहे थे, लेकिन फलक डर के मारे चुपचाप नाश्ता करके उनके पीछे पीछे गाड़ी में आकर बैठ जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आज उसने सिद्धार्थ की बातों को अनसुना किया है।
तो सिद्धार्थ रास्ते में ज़रूर उसकी अच्छी खासी खबर लेंगे। सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। वह गाड़ी ड्राइव करते वक्त भी गाड़ी को अधिक स्पीड में चला रहे थे। फलक को पता था कि इसका कारण वही है। उसका गुस्सा गाड़ी के ऊपर निकाला जा रहा है, लेकिन इस समय वह चुप रहना ही बेहतर समझती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ कहा तो फिर सिद्धार्थ जी का गुस्सा उसके ऊपर फट जाएगा और वह बीच रास्ते में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। लेकिन अचानक से एक जगह गाड़ी रुकती है तो वह घबराकर सिद्धार्थ की तरफ देखती है, लेकिन सिद्धार्थ अपनी सीट पर ना होकर उसकी तरफ का डोर खोलते हुए फलक को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ गुस्से में ही फलक से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कल कुछ बात समझाई थी, आज तुमने माँ के सामने कहा क्यों नहीं? मैं बार बार कह रहा था, लेकिन मेरी बातों को अनसुना करते हुए तुम चुपचाप बैठकर नाश्ता कर रही थी। इसका क्या मतलब है? क्या तुम सच में साहिल के साथ शादी के लिए तैयार हो? सिद्धार्थ की बातें फलक को चुभ जाती हैं, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन आज सिद्धार्थ साहिल की हरकतों को देखकर फलक से काफ़ी सख्ती लहजे में पेश आ रहे थे। बार बार सिद्धार्थ के सवाल जवाब को सुनकर फलक कहती है कि मैं आंटी से ना नहीं कह सकती हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हें यह शादी मंजूर है? मैं ही पागल था जो बेकार में सोच रहा था कि मेरी वजह से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने आप को दोष दे रहा था कि मेरे कारण तुम्हारा पढ़ाई और करियर तबाह हो जाएगा। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुम तो पहले से ही इस रिश्ते के लिए तैयार हो। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर शादी की तैयारियां करो। परिवार में सभी लोग इस शादी के लिए खुश हैं तो मैं भी खुश हो लूँगा। मुझे क्या पड़ी है किसी के काम में अड़ंगा लगाने की? मैं तो वैसे ही सबकी नज़रों में निकम्मा हूँ। सिद्धार्थ गुस्से में लगातार अपनी बातें कहे जा रहे थे। उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि फलक को उनकी बातें कितनी तकलीफ़ पहुँचा रही हैं। फलक की आंखों से लगातार बह रहे आंसुओं को देखकर सिद्धार्थ गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि अब क्यों रो रही हो? अब तो तुम्हारे मन की होने जा रही है, खुश हो जाओ। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक की रुलाई और भी तेज हो जाती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ को एहसास होता है कि चारों तरफ लोग उन्हीं को देख रहे हैं। वह फलक को चुप कराते हुए कहते हैं कि अब शांत हो जाओ, यहाँ सड़क पर क्या तमाशा लगा रखा है? फलक रोते हुए सिद्धार्थ की आंखों में झांकते हुए कहती है कि मैं रो रही हूँ तो आपको तमाशा लग रहा है? और इतनी देर से आप मुझे लगातार बिना वजह के डांटे जा रहे थे, वह तमाशा नहीं है? आप लड़के होकर अपनी माँ से शादी के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं और मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं लड़की होकर अपने संस्कारों के विरुद्ध जाकर अपनी ही शादी के बारे में उनसे बात करूं, जिन्होंने मेरे माता पिता के जाने के बाद मुझे बेटी की तरह संभाला है। तो यह मुझसे नहीं होगा। रही बात मेरी पसंद नापसंद की, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। आपको जो समझना हो समझ सकते हैं। अब मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। अचानक से डरी सहमी फलक के नए तेवर को देखकर सिद्धार्थ को कुछ समझ में नहीं आता है और वह नासमझों की तरह फलक को कॉलेज के अंदर जाते हुए देखते रहते हैं, जब तक कि वह उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस समय तो फलक की बातें सिद्धार्थ के सर के ऊपर से गुजर गई थीं, लेकिन बाद में जब सिद्धार्थ ने सोचा तो उन्हें फलक की झिझक और संस्कारों के बारे में कही गई बात सही लगी और उन्होंने मन ही मन सोचते हुए कहा कि फलक सच कह रही है। जब मैं लड़का होकर अपनी माँ से अपने दिल की बात नहीं कर पाया, तो फिर वह लड़की होकर इस बारे में बात कैसे कह सकती है? अब मुझे ही इस बारे में कुछ करना होगा, क्योंकि अगर वक्त रहते मैंने कुछ नहीं किया तो फिर बाद में पछताने का कोई मतलब नहीं होता है। मंजरी जी किचन में अपना काम समेट रही थीं। सिद्धार्थ पीछे से जाकर उनके गले में बाहें डालकर बातें करने लगते हैं। मंजरी जी अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। उन्होंने अचानक से इस तरह सिद्धार्थ को अपने पास देखकर तुरंत पूछ लिया कि क्या बात है, आज मेरे बेटे ने अपनी माँ के लिए फुर्सत निकाल ली? अब फटाफट अपने दिल की बात भी बता दो, जो कहने के लिए यहाँ पर आए हो और इतनी भूमिका बना रहे हो। माँ की बातों को सुनकर सिद्धार्थ कहते हैं कि क्या माँ, आप तो मेरे मन की हर बात जान लेती हो, फिर यह बात कैसे नहीं जान पाई? मंजू जी समझ तो सब रही थीं, लेकिन थोड़ा नाटकीय अंदाज में कहती हैं कि कौन सी बात? अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वह मैं कैसे जान सकती हूँ? वह तो तुम्हें अपनी जुबान से कहना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। सिद्धार्थ मंजू जी को वहीं पास में पड़ी हुई चेयर पर बैठाते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने आपकी बातों पर गौर किया तो सोचा
कि शादी करनी ही है, लेकिन अभी जल्दी किस बात की है? और वैसे भी मुझे आपकी बहू को ढूंढने में समय लगेगा, क्योंकि मेरी माँ की बहू कम से कम मेरी माँ की तरह गुणों में उनके आसपास तो होनी ही चाहिए। मंजीर जी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती हैं कि ठीक है, अब मुझे तुम्हारी शादी की कोई जल्दी नहीं है। पहले साहिल की शादी करवा लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचेंगे। तब तक तुम इत्मीनान से अपने लिए मेरी जैसी गुणवान बहू की तलाश जारी रखो। जब तलाश ख़त्म हो जाए और लड़की मिल जाए तो हमें बता देना। मैं तुम्हारे डैड से इस बारे में बात करके तुम्हारी भी सहनाई बजवा दूंगी। मंजरी जी की घुमावदार बातों में उलझकर सिद्धार्थ खींचते हुए कहते हैं कि क्या माँ, कब से मैं आपसे अपने मन की बात कहना चाहता हूँ और आप हो कि मेरी बातों का ही उल्टा मजाक बना रही हो। मंजरी जी गंभीर होते हुए कहती हैं कि अब तुम इतनी घुमावदार बातें कर रहे हो तो भला मेरी समझ में कहाँ से आएगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। जो भी कहना है साफ साफ कहो। मेरे पास अधिक समय नहीं है। सिद्धार्थ मंत्री जी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं कि माँ, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं फलक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आप जानती हैं, अब तक मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से फलक को आगे कभी ऐसा महसूस हो कि उसे ज़बरदस्ती मेरे जैसे नकारा इंसान के साथ बांध दिया है। माँ होने के नाते बेटे के मन की गंभीरता को समझकर और अपनी पत्नी के लिए बेटे के उच्च विचारों को जानकर मंजरी जी को अपनी परवरिश पर बहुत गर्व महसूस होता है। वह सिद्धार्थ के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं कि बेटा, तुम बेरोजगार नहीं हो। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारे पिता को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे पिता की अब उम्र हो चुकी है। वह चाहते हैं कि उनका बेटा उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए, उनका सहारा बने। तुम अपने पिता के मनोभावों को समझने की कोशिश करो। भले ही वह तुमसे सही लहजे में बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन वह अपने दिल से चाहते हैं कि तुम उनके बिजनेस को आगे बढ़ाओ और उनका सहारा बनो। इस उम्र में हर पिता को अपने जवान बेटे से सहारे की ज़रूरत होती है, और वही अपेक्षाएं तुम्हारे पिता तुमसे इस वक्त कर रहे हैं। आखिरकार तुम हमारे इकलौते बेटे हो। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारा कोई सपना टूटे, लेकिन तुम्हें भी हमारे सपने का ख्याल रखना पड़ेगा। हर माता पिता को अपने बच्चे के भविष्य की फ़िक्र होती है, और हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने फले फूले। रही बात फलक से शादी करने की, तो मुझे भी इस रिश्ते की कोई जल्दी नहीं है। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम अपने मन से इस रिश्ते को स्वीकार करो, कि हम निश्चिंत होकर अपनी बहू को पूरे अधिकार के साथ अपने घर में और अपने दिल में स्थान दे पाएँ। सिद्धार्थ मंत्री जी की बातों को पकड़ते हुए कहते हैं कि फिर आपने साहिल को यहाँ पर क्यों बुलाया है? साहिल, जो किचन के बाहर से माँ बेटे की बातें सुन रहे थे, तुरंत कमरे में आते हुए मंजरी जी की दूसरी तरफ बैठकर कहते हैं कि क्या भाई, आपने मेरे बारे में क्या क्या सोच रखा है? मैं भले ही कितना भी बुरा क्यों ना हूँ, लेकिन अपनी होने वाली भाभी पर बुरी नज़र कभी नहीं रख सकता हूँ। वह तो बड़ी माँ और मैंने मिलकर आपके मुख से फलक भाभी को अपना जीवन साथी स्वीकार करने के लिए एक छोटा सा नाटक प्ले कर रहे थे, जिसमें हीरो हीरोइन तो आप और भाभी ही थे, और मैं और बड़ी माँ विलेन बनकर आप दोनों को मिलाने के लिए नई नई साजिशें रच रहे थे। और इन सब में बड़ी माँ की तो खुलकर तारीफ करनी बनती है, क्योंकि बड़ी माँ बहुत बड़ी नाटककार हैं। उन्होंने जैसा जैसा कहा था, बिल्कुल वैसा वैसा ही हो रहा था। और देखिए, आज आखिरकार आपने अपने दिल की आवाज़ भी सुन ली और कबूल भी कर ली। साहिल सिद्धार्थ से गले लगते हुए उन्हें बधाई देकर कहते हैं कि भैया, आपको फलक भाभी जैसा सच्चा जीवन साथी मुबारक हो। मैं तो चला अपने रास्ते। जब कभी मेरे जीवन में कोई सच्चा जीवन साथी मिलेगा तो मैं भी परिणय सूत्र में बंधने की कोशिश करूँगा। सिद्धार्थ पहले साहिल से चिढ़ते थे, लेकिन आज साहिल के मन की बात जानकर सिद्धार्थ को अच्छा लग रहा था, और वह साहिल के गले लगते हुए धीरे से सॉरी बोलते हैं। कोई बात नहीं भाई, मेरे लक्षण ही ऐसे हैं कि लोग मेरे बारे में गलत राय ही बनाते हैं। फलक जब घर आती है तो मंजरी जी फलक और सिद्धार्थ को एक साथ खड़ा करके उनकी नज़रें उतारती हैं। अचानक से इस तरह की प्रतिक्रिया देखकर फलक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सवालिया नज़रों से सिद्धार्थ की तरफ देखती है, लेकिन सिद्धार्थ भी अनजान बनते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। फलक मंजरी जी का पैर छूकर अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। मंजरी जी सिद्धार्थ के कान खींचते हुए कहती हैं
कि क्या तुमने अब तक अपने दिल की बात फलक को नहीं बताई है? क्योंकि जिस तरह से वह सवालिया नज़रों से तुम्हें घूर रही थी, उसके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि अब तक वह इन सब बातों से अनजान है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए अपना कान छुड़वाते हुए कहते हैं कि माँ, हर बात कहने में समय लगता है। जैसे आज आपसे कहा है, समय आने पर उसको भी बता दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। बस अब आगे से उसके लिए नया जीवन साथी ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मंजीरी जी मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के सर पर चपत लगाते हुए कहती हैं कि मैं पागल हूँ क्या, जो साक्षात लक्ष्मी को अपने घर आने से रोकने की कोशिश करूँगी। अरे मैं तो वह खुशनसीब सास हूँ जिसको बहू से पहले बेटी मिल गई है। बहू मिलने पर बेटे को मत भूल जाइएगा। चिढ़ते हुए सिद्धार्थ बाहर चले जाते हैं। समय अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था। फलक के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए थे, जिनकी तैयारियों में वह लगी हुई थी। आज पढ़ाई करते वक्त उसे काफ़ी देर से नींद आई थी। बाहर शहनाइयों की मधुर आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। खूबसूरत मंडप सजा हुआ है। फलक दुल्हन के रूप में अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही है। तभी हंसती खिलखिलाती हुई सखियां दौड़ते हुए अंदर प्रवेश करती हुई कहती हैं कि लो जी लो, बारात आ गई। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत है। फलक दूल्हे की तारीफ सुनकर अपने आप में सिमटती जा रही थी। कुछ देर में सखियों के साथ दुल्हन के बेस में फलक अपने कदमों को बढ़ाते हुए नजरें झुकाए स्टेज तक पहुंचती है, जहां दूल्हा हाथ बढ़ाकर फलक के हाथों को पकड़ते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन उसी पर फलक को इस अनजाने स्पर्श का अलग ही एहसास होता है। वह झटके से अपने हाथ को खींच लेती है और सामने दूल्हे के बेस में साहिल को देखकर अपने कानों पर हाथ रखते हुए ज़ोर से चीखती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फलक को अचानक से ऐसे चीखते हुए देखकर सिद्धार्थ, जो आज लेट हो जाने की वजह से पिता के डर से फिर से फलक की बालकनी की पाइप के सहारे ऊपर आए थे, उनकी पोल ना खुल जाए, इस डर से फलक के मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि अरे चुप हो जा मेरी माँ, क्यों हर बार ऐसी चुड़ैलों की तरह चीख कर मुझे डरा देती हो? क्या पिछले जन्म में तुम सचमुच कोई चुड़ैल थी जो हर वक्त चीखती चिल्लाती रहती हो? और ये बताओ, सोए में भी कोई ऐसे चिल्लाता है? अभी मैंने देखा तुम शांति से सो रही थी, फिर अचानक से ऐसे ज़ोर से चीखने का क्या मतलब है? इतनी रात को मुझे पिटवाना चाहती हो? सिद्धार्थ के हाथ का स्पर्श पाकर और उसकी आवाज़ सुनकर फलक नींद से जागते हुए अपनी चेतना में वापस लौटती है और उसे एहसास होता है कि कुछ देर पहले उसने जो देखा वह हकीकत नहीं बल्कि एक सपना था। लेकिन इतनी रात को सिद्धार्थ को अपने कमरे में देखकर पलक सहम जाती है और कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है तो सिद्धार्थ के हाथों के दबाव के कारण उसके मुख से आवाज़ ही नहीं निकल पाती है। वह बार बार इशारे करके सिद्धार्थ को हाथ हटाने के लिए कहती है। जब सिद्धार्थ को लगता है कि अब फलक शांत हो गई है तो वह धीरे से अपने हाथ को हटा देते हैं। अब तक सिद्धार्थ के मुंह दबाकर रखने की वजह से फलक की सांसें ऊपर नीचे हो गई थी, जिसकी वजह से वह अब सामान्य होने की कोशिश कर रही थी। वह सिद्धार्थ को अपलक सवालिया नज़रों से निहार रही थी, जैसे पूछ रही हो कि इतनी रात को आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। सिद्धार्थ उसकी आंखों के सवालों को समझते हुए कहते हैं कि आज मैं फिर से आने में लेट हो गया, इसलिए मुझे तुम्हारे पाइप के सहारे ऊपर आना पड़ा। अब मुझे क्या पता था कि तुम रात को सोते समय भी इस तरह से चीखती चिल्लाती रहती हो। एक पल के लिए तो मेरी सांस ही रुक गई थी। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी मंजरी जी चीख की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए फलक के कमरे के बाहर आकर आवाज़ देती हैं, जिसे सुनकर फलक और सिद्धार्थ दोनों चौंक जाते हैं। इस सिचुएशन में फलक को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, लेकिन लगातार बाहर से मंजी जी की आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा तो खोलना ही था। सिद्धार्थ फलक से इशारों में दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। फलक घबराते हुए धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलती है और डर के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। मंजरी जी फलक के सर पर हाथ रखकर पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों चीख रही थी? क्या कोई बुरा सपना देख लिया था? फलक डर के मारे हाँ और ना में गर्दन हिला रही होती है, जिसे देखकर मंजरी जी कहती हैं, लगता है सपने की वजह से तुम ज़्यादा ही घबरा गई हो। आओ चलो सो जाओ, जब तक तुम्हें नींद नहीं आती तब तक मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ। मंजरी जी के ऐसा कहने पर फलक सिद्धार्थ को देखने के लिए जब पलटती है तो सिद्धार्थ वहाँ से गायब होते हैं। तब जाकर फलक की घबराहट कुछ कम होती है और वह कहती है कि नहीं आंटी जी,
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे नींद आ जाएगी, आप जाकर सो जाइए। मंजी जी फलक को बिस्तर पर लिटाकर चादर उड़ाने के बाद वापस लौट जाती हैं। फलक बिस्तर से जल्दी से उठकर चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखने लगती है कि अचानक से सिद्धार्थ कहाँ चले गए। बालकनी की खिड़की के पास आकर देखती है तो सिद्धार्थ पाइप के सहारे लटके हुए थे, जिसे देखकर फलक को हंसी आ रही थी और सिद्धार्थ को गुस्सा, जो काफ़ी देर से लटके होने के कारण पूरी तरह से परेशान हो गए थे। वह गुस्से में फलक से कहते हैं कि अब हंसती ही रहोगी या मुझे सहारा देकर ऊपर खींचने की कोशिश भी करोगी। फलक जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर सिद्धार्थ को ऊपर खींचने की कोशिश करती है। सांसों के सामान्य होने के बाद सिद्धार्थ फलक से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, जब मैं कमरे में आया था तो तुम सो रही थी, फिर अचानक से इतनी ज़ोर से चीखी क्यों? अब तक अपने सपने को पूरी तरह से भूल चुकी फलक सिद्धार्थ की बातों से फिर सपने को याद करने लगती है और मन ही मन सोचती है कि अगर ये सपना सच हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? मैंने तो साहिल जी को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। फलक को चुप देखकर सिद्धार्थ चीखते हुए कहते हैं कि तुम हर वक्त की सोच में डूबी रहती हो। सामने से अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए, और तुम हो कि अपने ही सोच में गुम हो। मैंने एक सपना देखा था, उसी की वजह से मैं चीखी थी। अब सपने में ऐसा क्या देख लिया तुमने कि तुम्हें चीख आ गई? मैं वह आपको नहीं बता सकती। क्यों, ऐसा क्या था सपने में जो मुझे नहीं बता सकती हो? बस था कुछ ऐसा जो मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, तुम अपना कमरा अंदर से बंद कर लो। कहते हुए सिद्धार्थ बाहर निकल जाते हैं। फलक कुछ देर तक ऐसे ही आंखें खोले कुछ सोचती है, फिर धीरे धीरे नींद के आगोश में चली जाती है। बाहर मंजी जी सिद्धार्थ का कान पकड़ते हुए कहती हैं कि बेटा आप सुधर जाओ। मैं जानती थी तुम्हारी वजह से ही फलक इतनी ज़ोर से चीखी होगी, क्योंकि तुम्हारी हरकतें मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अब वह फलक का कमरा है और ये पाइप के रास्ते आने जाने वाली अपनी पुरानी आदतें छोड़ दो। जिस दिन तुम्हारे डैड को पता चल गया उस दिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। आप तो जानती थी कि रात को लेट आने पर मैं वही रास्ता अपनाता हूँ, फिर आपने वहाँ कमरा फलक को क्यों दे दिया? ये आपकी गलती है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि वह मेरे आने से नहीं चीखी थी, बल्कि वह पहले से ही किसी बात से चीख रही थी। मंजीर जी मुस्कुराकर कहती हैं कि जनाब, अभी शादी नहीं हुई है, होने वाली है, इसलिए माँ के सामने नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आगे से ध्यान रखना कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए। अब जाओ, सो जाओ। सिद्धार्थ नासमझों वाली स्थिति में कंधा उचकाते हुए अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं और मंजी जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में वापस लौट आती हैं। उन्हें इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर अविनाश जी पूछते हैं कि इतनी रात को आप कहाँ गई थी और अब वापस लौट रही हैं? तो मुस्कुराते हुए ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई? मंजी जी तो फलक को उसी दिन से अपनी बहू मान चुकी थी जब उसका हाथ फलक के पिता ने सिद्धार्थ के हाथों में दिया था। लेकिन जब सिद्धार्थ ने अपने मुंह से इस रिश्ते के लिए हाँ कही तो मंजी जी का रहा सा डर भी निकल गया था। अब वह फलक से सिद्धार्थ के कामों को करवाने लगी थी। जो जिम्मेदारियां पहले वह उठाती थी, अब वह उन्होंने फलक को सौंप दिया था। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और दोनों का प्रेम और भी मजबूत होगा। अचानक से एक दिन सिद्धार्थ की बुआ पुष्पा जी के आने की सूचना मिलती है। बुआ के आने की खबर सुनकर परिवार के सभी सदस्य घबरा जाते हैं, क्योंकि बुआ थोड़ी दकियानूसी स्वभाव की महिला थीं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी किसी भी बात का इस घर में कोई अवहेलना नहीं कर पाता था। अचानक से बुआ के आने की खबर सुनकर परिवार के सभी सदस्यों के मन में कौतूहल जाग उठा था कि आखिर इस समय वह क्यों आ रही हैं। सभी अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे उनका सामना करने के लिए, क्योंकि उनके आने के बाद सबकी जीवन शैली बदलने वाली थी। मंजरी जी ने अपने परिवार को बड़े ही प्यार से पिरोया था। कभी भी किसी के साथ कोई भी तरह का कोई बंधन या कोई पाबंदी नहीं होती थी, लेकिन बुआ के आने के बाद सभी की कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ता, जिससे मंजी जी को घबराहट हो रही थी। उन्हें सबसे अधिक चिंता सिद्धार्थ और फलक की हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से फलक और सिद्धार्थ बिना किसी रस्म व रिवाज और बिना किसी बंधन में बंधे इस घर में रह रहे थे, वह बुआ जी को कतई भी पसंद नहीं आने वाला था, और इसके लिए वह फलक को हमेशा परेशान करने के लिए तैयार रहेंगी।
और उस समय मंजरी जी चाह कर भी फलक की कोई मदद नहीं कर पाएंगी। मंजरी जी तो चाहती थीं कि बुआ के आने से पहले दोनों की सगाई कर दी जाए, लेकिन इतना समय नहीं था कि यह संभव हो पाता। आज फलक का पहला पेपर था। वह थोड़ी घबराई हुई थी। मंजरी जी उसे दही चीनी खिलाते हुए आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। तभी सिद्धार्थ सीढ़ियाँ उतरते हुए दिखाई देते हैं। मंजरी जी सिद्धार्थ को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि देखो सिद्धार्थ, आज फलक का पेपर है, वह घबराई हुई है। मैं नहीं चाहती कि तुम उसे और अधिक परेशान करो, और आज इसे कॉलेज ले जाना और ले आने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सिद्धार्थ फलक की घबराहट देखते हुए कहते हैं कि क्या तुमने पढ़ाई नहीं की है जो इतना घबरा रही हो? एग्ज़ाम देने ही जा रही हो ना, किसी जंग की तैयारी नहीं की है ना? क्योंकि जिस तरह से तुम घबरा रही हो उसे देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें ज़बरदस्ती सीमा पर जंग लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक और भी घबरा जाती है। मंजरी जी सिद्धार्थ की बातों को सुनकर उसको आंखों के इशारे से धमकाते हुए कहती हैं कि तुम फिर शुरू हो गए, चुपचाप उसे कॉलेज लेकर जाओ, और हाँ, उसे परेशान करना बंद करो। वह पहले से ही इतना घबराई हुई है और तुम उसे और भी नर्वस कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए गाड़ी की चाबी घुमाते हुए बाहर निकल जाते हैं। फलक भी चुपचाप सिद्धार्थ के पीछे पीछे गाड़ी में आकर बैठ जाती है। सिद्धार्थ की गाड़ी इस समय हवा से बातें कर रही थी। एक तो फलक पहले से घबराई हुई थी, ऊपर से तेज़ स्पीड में गाड़ी चलने के कारण वह और भी घबरा रही थी। वह सिद्धार्थ से बोलती है कि प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाइए। फलक की बातों को सुनकर अब सिद्धार्थ गंभीर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें फलक की मासूमियत पर हंसी आ रही थी और वह मन ही मन सोच रहे थे कि यह लड़की एग्ज़ाम के नाम से इतना घबरा रही है। भगवान जाने आगे इसका क्या होगा। कॉलेज आने पर फलक जब गाड़ी से बाहर निकलती है तो वह कुछ पलों के लिए सिद्धार्थ को देखने लगती है। अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ पाकर सिद्धार्थ अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और फलक के पास आते हुए उसकी घबराहट को शांत करने के लिए उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन देते हुए कहते हैं कि इतना घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने पढ़ाई की है तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। सिद्धार्थ का स्पर्श पाकर पलक की घबराहट सचमुच शांत हो चुकी थी। वह कुछ पल तक ऐसे ही खड़ी रही। सिद्धार्थ के टोकने पर वह धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ाते हुए कॉलेज के अंदर जाती है और अंदर जाते जाते एक बार फिर से पलटकर सिद्धार्थ को देखती है। सिद्धार्थ हाथ ऊपर करके हिलाते हुए उसे आश्वासन देते हैं कि सब ठीक होगा। जाने अनजाने में ही दोनों के मन से एक रिश्ता जुड़ चुका था, जो दोनों को एक मजबूती प्रदान कर रहा था। पुष्पा बुआ के आने के बाद क्या होने वाला है? क्या मंजरी जी का घर पहले की तरह सामान्य दिनों की तरह ही रहेगा या कोई भूचाल आने वाला है? जानने के लिए पढ़ते रहिए कहानी जीवन साथी का अगला हिस्सा।